उठो 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 उठो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मास्टर आ गया मास्टर आ गया मास्टर आ गया मास्टर आ गया मास्टर आ गया। क्या हालचाल कैसे हो? हैं? क्या हालचाल कैसे हो? भाई साहब छोरियां बड़ी मजे ले रही हैं। वो कह रही है उठो 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 उठो, मतलब मुझे, मैं समझ गया। मेरी सबसे ज्यादा नकल तो मैं समझ गया छोरियां ही करती होगी, है ना? है ना? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबसे ज्यादा नकल यही करती होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। जरा एक बार सारी कन्याएं जरा मैसेज टाइप करके बताएं यस सर है क्या, जल्दी से। भैया देखो कमेंट बॉक्स हैंग कर दिया इन्होंने। हाँ हाँ हाँ, सच बताना ईमानदारी के साथ, झूठ मत बोलना, ठीक है? जल्दी बताओ, हंस रही हो, है? बताओ 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 जल्दी जल्दी। है? 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 ये देख छोरियों को देखो भाई साहब, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, ठीक है? कह रही यस सर, हाँ सबसे ज्यादा नकल, ठीक है, मेरी अगर कोई करता है तो इस बैच की छोरियां करती है, मुझे पता है, ठीक है? चलो इसी बात पे तुम्हारी एक पार्टी डन रही, ठीक है? तुम बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, ठीक है? जब भी कहीं मैं मिल जाऊं मुझे छोड़ना मत, मुझे तुरंत जो है आसपास के रेस्टोरेंट पे ले जाना, ठीक है? या गोलगप्पे वाली दुकान पे ले जाना, कहना हमको गोलगप्पे भरपेट खिलाओ, जितना हम खाएंगे उतना खिलाओ, ठीक है? अरे पीपीटी उपीटी रहन दो मालिक, रहन दो, अरे रहन दो मालिक, रहन दो, अरे बाबू। रहन दो भाई, मत छेड़ो उसको। अरे भैया, अरे मत छेड़ो। लो तोड़ देते हो पूरा। हाँ हाँ, तो हम कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे, हाँ वो छोरियों, हाँ। तो मैं सभी कन्याओं से बोलूंगा, अपने बैच की सारी छोरियों से बोलूंगा, ये बात सच है, मुझे पता है। मेरी सबसे ज्यादा नकल अगर कोई उतारता है, मेरी सबसे ज्यादा मिमिक्री अगर कोई करता है, ठीक है ना, मेरी सबसे ज्यादा कोई कहते हैं ना उसकी मिमिक्री एक्टिंग कोई करता है, तो वो भाई साहब छोरियां हैं, वो भी इसी बैच की, ठीक है? यकीन बैच की, मुझे पता है इस बात के, मुझे पता है, ठीक है? ठीक है, तो जब भी कभी मैं तुम्हें कहीं मिल जाऊं, ठीक है, तो मुझे छोड़ना मत, मुझे तुरंत पकड़ लेना, कहना सर ये रहा सामने रेस्टोरेंट, या ये रहा सामने गोलगप्पे की दुकान, आप हमको जब तक हमारा पेट नहीं भर जाए, भरपेट आप खिलाओ हमको, पार्टी दो हमको, ठीक है? ठीक है, ये मैं आपको मतलब जो है एक तरीके का तो समझ ले, पार्टी का तुमको ट्रीट दे रहा हूं भाई साहब, ठीक है? एक कह रही है मोमोज खिलाओ, मोमोज, हाँ ठीक है भाई, मोमोज, देख गोलगप्पे मोमोज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख कितनी हंस रही है, देखो तो सही, ठीक है? हाँ हंसते हंसते देखो भाई साहब। हंसने से याद आया कि आजकल तुम मुस्कुराती बहुत हो और हमारे दिल को भाती बहुत हो, और जी तो चाहता है तुम्हें ले जाऊं मैं ट्रीट पर, मगर सुना है कि भाई साहब तुम खाती बहुत हो, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, तुम जी भर के खाना खाना, ठीक है? पिज्जा खाना, बिल्कुल, वो कह रही पिज्जा, हाँ बिल्कुल, पिज्जा खाना, वो क्या बोलते हैं उनको, मोमोज खाना, ठीक है? और वो क्या बोलते हैं, गोलगप्पे खाना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो रेस्टोरेंट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये बात सच है, कन्याएं रेस्टोरेंट में ज्यादा खाती नहीं है, ये बात सच है, ठीक है? उनके सामने रख दो, सामने पनीर बटर मसाला, ठीक है? उनके सामने वो क्या क्या कहते हैं, गार्लिक नान, ठीक है? और उधर से रख दो क्या बोलते हैं उसको, जो है सूप वगैरह, वो कुछ नहीं कुछ नहीं, उनके तो उनके मेन्यू फिक्स है क्या, मोमोज, बर्गर, पास्ता, गोलगप्पे, इनका फिक्स है एकदम। इनका मेन्यू फिक्स है बिल्कुल, इससे बात आराम से इसी में भाई साहब जो है ये खुश हो जाती है। बॉयज, भाई साहब बॉयज को तो एकदम, इनको बोल दो ना कि कल पार्टी है, आज ही खाना बंद कर देंगे। अरे बस आज ही खाना बंद कर देंगे, बोले कल पार्टी है ना, आज खाना बंद, कल बताएंगे हमको उन्हें, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। कोटा में तो जब हम हुआ करते थे, हम तो इतने बुक्कड़ थे कि आसपास कोई शादी होती थी ना, वहां पे सारे मैरिज हॉल तो एक साथ लगे हुए, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है? तो जब शादी होती तो सब जगह शादी होती थी, तो हम जितने 6-7 दोस्त होते थे, ठीक है भाई, रात में तुरंत एकदम 9-10 बजे के बाद, मैस का खाना बड़ा खराब मिल रहा है भाई, ठीक है, चलते हैं आज वहां पर, जो बढ़िया कपड़े होते थे वही पहन के जाते थे, ठीक है? दे दनादन दे दनादन। चलिए शुरू करें इसी बात पे, है? हाँ हाँ, यस बिल्कुल। एक बार तो खाना ही पैक करा के लाया था, मैं पता है तुझे? एक बार तो खाना ही पैक करा के लाया था, ठीक है? मुझे याद है, हम जब कोटा में थे, तो हमारे गांव के आसपास के 5-6 लोग थे, तो
ऐसे टाइम पे अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। जब हम लोग सारे गांव के एक साथ रहते हैं ना, तो उसमें एक हमारे बड़े भैया थे, राजू भैया, राजेश भैया थे, उनको राजेश भैया बोला करते थे। एक अतुल थे, ठीक है, अतुल जो को पंडित जी बोला करते थे, ठीक है। एक का नाम फंटू रख दिया था हमने, ठीक है। तो ऐसे हम 6-7 लोग, 5-6 लोग थे, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ, बोले भाई साहब एक दो जने की शायद तबीयत खराब होगी, तो मैं उसका खाना उससे खाया नहीं गया। तो कह रहे चल यार सामने शादी से पैक करके लेके आते हैं आज, ठीक है। तो हम 2 जने गए थे, मैं और राजू भैया गए थे, ठीक है। हम गए बड़े कॉन्फिडेंटली, आज तक याद है अपन को, ठीक है। पहला तो राजू भैया डर रहे, वो बड़े हैं मुझसे, 3-4 साल बड़े थे वो। तो कह रहे यार तू आज मरवाएगा। मैंने कहा नहीं, आज चलते ना भैया, आज बड़ा मजा आएगा। बढ़िया कपड़े पहन के गए एकदम। पहले तो खूब खाया, उसके बाद जो भैया वो रोटी बनाते हैं ना, उनसे बोला भैया बोला ये 5 रोटी और ये सब्जी और ये वो चीज, ये चीज जल्दी से पैक करके वो सामने वाले जो अंकल हैं उनको भिजवा दो, जहाँ दूल्हा बैठा है ना उसके बगल में मंडप में बैठे हुए, तो दूल्हे के जो बहुत जरूरी रिश्तेदार है वो वहां पे बैठे हुए, जल्दी उनको भिजवा दो। बड़े सीरियस मोड में बोला भाई साहब ने, बहुत सीरियस गुस्से में, ठीक है, भाई जल्दी भिजवा दो, हमें और दूसरे काम है, ठीक है। वो कहने लगा अरे भैया मैं पैक करके वहां भिजवाऊं या रोटी बनाऊं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा भाई तू एक काम कर, तू पैक कर दे, हम ही दे आते हैं, तू पैक करके दे दे। भाई साहब जल्दी पैक करा उसने, ठीक है। फिर पैक करने के बाद फिर हमने लिया, बोला आज आ रहे, जाके तुरंत निकल गए एकदम घर लेके आगे भाई साहब हॉस्टल में। मैं कहा लो भाई साहब खाओ। तो आज तक हमको याद है ये चीज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है न्यूटन ऑफ मोशन, ठीक है। ओके सर, क्या होता है न्यूटन ऑफ मोशन, क्यों पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को हम लोग, इस चैप्टर में ऐसी क्या खासियत है, ठीक है, जो पिछले चैप्टर से ही हमको अलग करता है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ध्यान से सुन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, काइनेमेटिक्स पढ़ा। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई साहब अगर काइनेमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या दिया होता था, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड सच दैट इट एक्सीलरेशन इज, तुम्हारे सामने दिया होता था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ऐसे तो दिया होता था ना काइनेमेटिक्स में, वो काइनेमेटिक्स। अब भाई तू मत करना है काम, तू मत करना भाई, पता चला तू वहां पे पिटपिटा जाए, मेरा नाम ले ले कि जैसे गुरुजी, जैसे गुरु वैसे चेले ना, बिल्कुल नहीं। जैसे गुरु वैसे चेले ओनली इन द फिजिक्स, अरे बस में जैसे गुरु वैसे चेले ओनली इन द फिजिक्स, उसके अलावा बिल्कुल नहीं, ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो भाई ओके। तो भाई अब तक के जो सवाल हुआ करते थे, ठीक है, कि मैं तुमसे बोलूं कि आगे की तरफ वेलोसिटी, मान ले किसी पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकंड दे दी मैंने, ठीक है भाई साहब, और एक्सेलरेशन दे दिया आगे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड। तो सवाल क्या हुआ करता था, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड सच दैट इट्स एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, या आगे की दिशा में। नाउ फाइंड, अब बताओ। बोले क्या बताएं, बोले किसी टाइम पर वेलोसिटी बता दो। बोलो और क्या बताएं, बोले किसी टाइम पर जगह बता दो, किसी जगह पर वेलोसिटी बता दो। 100 मीटर चलने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। क्या हमने यही सब इसी तरह के सवालों के साथ डील किया है। ज्यादा से ज्यादा स्टाइल मारेगा तो बीटी ग्राफ बना देगा, एक्सटी ग्राफ बना देगा। हमने ग्राफ खेल लिया, हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिए। भाई हमारे काइनेमेटिक्स का शुरू के 8 लेक्चर तो केवल डेफिनेशन को समझने में और उनके बीच के रिलेशन को जानने में ही लगे। सबसे पहले हमने देखा भाई साहब यहां पर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, सब v और x के बीच का रिलेशन क्या होता है। उसके लिए ग्राफ पढ़ना पड़ गया, पहले उसके लिए डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ गया अपन को, ठीक है। तो फिर पता चला b बराबर dx बाई dt होता है। फिर एक्सेलरेशन पता करा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है। फिर हमने इस पे बेस्ड मैथमेटिकल क्वेश्चन करे भर भर के। फिर भाई साहब इंटीग्रेशन वाले सवाल आ गए, जो हमने आज जो अभी थोड़ी देर पहले कवर करे थे, आ रही बात समझ में। तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चल रहा है। फिर मल्टीपल जर्नी के क्वेश्चन आ गए कि भाई साहब शुरू में पार्टिकल का एक्सेलरेशन इतना, बाद में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मल्टीपल जर्नी के सवाल पढ़ने के लिए फिर हमें ग्राफ पे टूट पड़े हम लोग। हमने ग्राफ से मचाया बढ़िया तरीके से। फिर हम लोगों ने उसके बाद जो है इस तरह के मोशन अंडर ग्रेविटी, इस तरह के मोशन स्ट्रेट लाइन वाले सवाल किए, जिसमें 3 इक्वेशन हुआ करती थी। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में शिफ्ट करके, फिर प्रोजेक्टाइल में शिफ्ट करके, फिर रिलेटिव में शिफ्ट करके। भाई इन सारे सवालों में जितने दिनों से हम लोगों ने काइनेमेटिक्स कवर करी है, क्या तुम्हें यह पता चला कि सर एक्सेलरेशन बराबर 8 क्यों है। वाई, क्यों एक्सेलरेशन बराबर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है। कहीं तेरे को दिया था क्या किसी भी सवाल में कि भाई काइनेमेटिक्स में जो एक्सेलरेशन आता है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह हमें पता चलती है इस चैप्टर में, जिसका नाम है न्यूटन ऑफ मोशन। अरे बात समझ में। तो तुम इस जो हमने जो फिजिक्स पेश की है ना 11th क्लास में, जो हमने अरेंज की है, आप इस सीक्वेंस को समझिए सबसे पहले कि सबसे पहले हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक्स इनके बीच के रिलेशन के साथ खेला। अरे बात डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखे हमने।
फिर उसके बाद बात आई कि यार ये जो एक्सेलरेशन है, किसी भी सवाल तू उठा के देख ले, कोई सा भी क्वेश्चन, अरे बात, पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस वेलोसिटी, किसी भी जगह पर क्या तेरे को एक्सेलरेशन की वजह पता है क्या? नहीं पता एक्सेलरेशन की वजह, कि भाई एक्सेलरेशन आया तो आया कहां से, अपने आप थोड़ी पैदा हो गया होगा। वेलोसिटी तो अपने आप आ सकती है, तूने फेंक के मार दिया, ये देख ये देख, ये पार्टिकल में फेंक के मार दिया, ये ले फेंक के मार दिया पार्टिकल, मैंने फेंक के मार दिया, तो भैया वेलोसिटी का रीजन पता है कि मैंने उसको फेंक के मारा है, मैंने थप्पड़ मारा है, रैपट मारा है। अरे बात समझ में, मैं आपसे कह दूं भाई साहब, ये देखिए, इसके बाद वेलोसिटी कैसा ही रैपट मार दिया मैंने इसको, लेकिन इसके बाद एक्सेलरेशन कैसे आया, इसकी मुझे वजह कहीं पर भी नहीं पता थी। तो इसकी वजह मुझे पता चलती है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, और इसकी वजह क्या है, सारे बच्चे टाइप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, जिसका नाम क्या है, सब फोर्स। बिल्कुल सही बात है। अरे बात समझ में, सर इसकी वजह क्या है, फोर्स। क्योंकि आप ड्रॉपर बैच में हो तो इतना तो चल सकता है, आपको इतना पता होगा कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो ये निकल के आता था, इक्वल टू एम ए, जहां पर F होता था नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, M इज द मास, A इज द एक्सेलरेशन। दैट मींस जो एक्सेलरेशन आता था, एक्सेलरेशन की वजह क्या थी, बोले सर ये F था, और ये F कौन सा होता है, सर ये F होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसे कि सबसे पहले बात आई फोर्स की, तो फोर्स होता क्या है, पहले तो आप ये लिखो, फोर्स क्या होता है, फोर्स, बोले फोर्स होता क्या है, डिफाइन कैसे करोगे आप, व्हाट इज फोर्स? फोर्स लगाने का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा देख भाई, फोर्स लगाने का मतलब है केवल दो अल्फाजों में खत्म हो जाएगा, इट इज ए पुश और पुल, बस खत्म कहानी, बस खत्म कहानी। शॉर्टकट में लिखो, बिल्कुल शॉर्टकट में, कोई लंबा चौड़ा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। बोले पुश या पुल, या तो आप किसी बॉडी को धकेल रहे हो या किसी बॉडी को खींच रहे हो, इसका मतलब हो गया आप फोर्स लगा रहे हो। हरी बात समझ, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, आप फोर्स लगा रहे हो। मैं आपसे कह दूं यहां पर, मैं आपसे कह दूं मेरे भाई, ये देख टेप है, ये देख टेप है, मैंने कहा ठीक है, देख मैं इसको ऐसे धकेल रहा हूं, मैंने इसको पुश किया, तो दैट मींस मैंने यहां पे फोर्स लगाया, उसी प्रकार से मैं इस बॉल को देख, मैं ऊपर खींच रहा हूं, शिव ऊपर खींच रहा हूं, मैं इसको खींच रहा हूं, देख यहां पे रख के ना, मैं इसको खींच रहा हूं, देख ऐसे मैं खींच रहा हूं उसको, इसका मतलब क्या हो गया, मैं खींच रहा हूं, मतलब मैंने फोर्स लगाया। तो फोर्स विल बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ पुश या फिर इन द फॉर्म ऑफ पुल। अब फोर्स लगाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अरे बात समझ में, फोर्स लगाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है तूने रैपट मार दिया, खींच के मार दिया, थप्पड़ धक्का दे दिया, भागे ऐसे, जैसे भीड़ों में होता है, भीड़ में एक आदमी धक्का देने लगता है सबको, इसका मतलब फोर्स लगा रहा है। अरे बात, तू रस्सी से पकड़ के खींच रहा है किसी को, इसका मतलब खींच रहे हो, आप रस्सी के माध्यम से फोर्स लगा रहे हो। अरे बात समझ में, तो फोर्स लगाने का माध्यम बदल सकता है, हो सकता है आप रस्सी से फोर्स लगा रहे हो, तो रस्सी के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। हो सकता है आप धक्का दे रहे हो अपने हाथों से, तो हम बोलेंगे आप जो है ना, आप अपने हाथों से धक्का दे रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे को पुश कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अगर छुअन छुआई हो रही है, तो यहां पर हम बोल देते हैं भैया आप नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो, बोले बिल्कुल सही बात है। हो सकता है आप किसी स्प्रिंग से पकड़ के खींच रहे हो, जैसे कि मैं आपसे ऐसे कह दूं, मेरे पास स्प्रिंग अभी तो दिख नहीं रहा यार, अभी तो था यार, पता नहीं कहां चला गया। मान के चल मैं स्प्रिंग से पकड़ के खींच दूं किसी को, अरे बात मैं कह दूं भैया स्प्रिंग पकड़ ले, मैं स्प्रिंग पकड़ के खींचूं, इसका मतलब स्प्रिंग के द्वारा खींच रहा हूं, तो इसका मतलब जो मुझे फोर्स लगाना है वो स्प्रिंग के माध्यम से लगा रहा हूं, तो मैंने वहां पे टर्म डिफाइन कर दिया, स्प्रिंग फोर्स। अरे बात समझ में, मैंने बोला भाई साहब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, जिसको मैंने फिक्स कर दिया, और यहां मैंने रख दिया नेगेटिव चार्ज क्यू। ये क्या करेगा, इसको पकड़ कर खींच लेगा, इसको खींचेगा, पुल करेगा इसको। तो इसको पुल किया किसने किया, इसने किया। किस फोर्स के द्वारा किया, बोले पता ना किस फोर्स के द्वारा किया, सर ये इसको पकड़ के खींच रहा है, बस इतना पता है मुझे। तो इसका मतलब इसने इस पे फोर्स तो लगाया ना, बोले हाँ भैया फोर्स लगाया, क्योंकि भैया चार्जेस है, ये स्टैटिक है, तो इसका मतलब हमने बोल दिया भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने खींच लिया। अरे बात सर, मैग्नेट भी खींच सकता है, मैग्नेट भी अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं भैया देख ये देख दो मैग्नेट है, देख ये दो मैग्नेट है, देख ये इसको पकड़ के खींच लेगा, देख ये देख पकड़ के खींच लिया, देख इसने इसको पकड़ के खींच लिया, इसको ये देख खींच लिया, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया ये मैग्नेटिक। तो दैट मीन फोर्स लगने के माध्यम तेरे बदल जाएंगे। पूरी फिजिक्स में बार बार तू फोर्स पड़ेगा, हर चैप्टर में तू फोर्स पड़ेगा। कौन कौन से फोर्स पड़ेगा मैं तेरी जुबान से बता देता हूं ताकि तुझे याद रहे। टेंशन फोर्स पड़ेंगे जो रस्सी फोर्स लगाता है, एमजी फोर्स पड़ेंगे जो ग्रेविटी पकड़ के खींचती है। अरे बात समझ में, ठीक है। नॉर्मल फोर्स लगेंगे, नॉर्मल फोर्स पड़ेंगे जो छुअन छुआई वाला फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स पड़ेंगे जो रियल केस में होता है। एयर रेजिस्टेंस फोर्स पड़ेंगे जो कि फ्रिक्शन जैसा होता है। स्प्रिंग फोर्स पड़ेंगे, सूडो फोर्स पड़ेंगे जो कि जबरदस्ती लगाना पड़ता है। सेंटीमीटर फोर्स पड़ेंगे जो कि कुछ होता है, देखेंगे क्या होगा। बॉइंट फोर्स पड़ेंगे, स्टोक्स लॉ में देखेंगे भाई साहब, विस्कस फोर्स होता है एक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे। ये जितने भी फोर्स हैं, ये जितने भी फोर्स हैं, ये जितने भी फोर्स हैं, ये या तो पुश कर रहे होते हैं या पुल कर रहे होते हैं। तो फोर्स इज क्या? कुछ नहीं सर, आइदर पुश या फिर पुल। बोलो सारे बच्चे मुझे पहले बताओ, क्या इसकी फील आ गई? क्या इसकी फील आ गई? क्लियर है? ओके, चल भाई आगे बढ़ता हूं, उसके बाद नेक्स्ट अगला बार। तो बेसिकली चैप्टर शुरू करने से पहले, चैप्टर अबे पीपीटी नहीं लगाई भाई, अरे क्या बात है, पीपीटी नहीं लगाई बाबू। एक बार रुक जा यार, थोड़ा सा उसमें थ्योरी लिखी हुई है ना, तो लिखने से बच जाऊंगा मैं। अरे मालिक पीपीटी तो लगा दो यार, 10:23 पे आपको व्हाट्सएप पे भेज रखा है। अरे चेक करो ग्रुप उस पे है, व्हाट्सएप पे भेजा है आपको, डबल टिक दिखा रहा है। चलो ठीक है, चलो ओके, तब मैं पढ़ाना कंटिन्यू करता हूं, पीछे जो चल रहा है चलते रहने देना। तो ये तो होगी फोर्स की बातें, लेकिन फोर्स को समझने के लिए पहले हमको बेसिक फंडामेंटल चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्या? जैसे कि जो 9th क्लास में टर्म आता था इनर्शिया। बोले सर क्या होता है इनर्शिया? आई थिंक आप सबको पता होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। बोले इनर्शिया क्या होता है? मैंने कहा मेरे भाई इनर्शिया होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। हमारी बात समझ में? ये क्या होता है मेरे भाई? ये एक प्रॉपर्टी है। बोले ठीक है भैया, एक प्रॉपर्टी है। ठीक, किस चीज की प्रॉपर्टी है? बोले सर हमने ऐसा देखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ये देखो ये बॉडी किस पर है मेरे भाई? रेस्ट पर है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बताए कि ना ये रेस्ट पर ही है। ठीक, ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहिए सर। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहिए, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहना चाहिए। उसकी चाहत की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। हमारी बात समझ में? मैं अगर आपसे कोई बोलूं, मैं आपसे बोलूं भाई साहब एक ब्लॉक है जिसका मास है, मैं ये रेस्ट पर है, तो भाई ये रेस्ट पे रहना चाहेगा, ये चाहेगा रेस्ट पे रहना, ये रहे ना रहे अलग बात है। तो इसको थप्पड़ मार दे बेचारा आगे भाग जाएगा। लेकिन इसकी जो चाहत है, इसकी जो मन की बात है, ये जो चाहता है, ये चाहता है भैया मैं रेस्ट पर हूं तो रेस्ट पे रहूंगा। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल एम मास का पार्टिकल है, मान लो वो वी वेलोसिटी के साथ आगे भाग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब ये चाहता है कि मैं भैया बी वेलोसिटी के साथ ही आगे भागूं। ये चाहता है कि मैं तो भैया बी वेलोसिटी के साथ ही आगे भागता रहना चाहता हूं। इसकी चाहत की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे मेरे भाई? इनर्शिया बोलते थे। आगे बात समझ में? क्या चीज क्लियर होगी? क्या चीज क्लियर होगी? तो इनर्शिया की डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख लोगे, मैं यहां पे दिखा दूंगा पीपीटी में, सब देख लेना, उसको घर पे लिख लेना चाहो तो। ठीक है, और कोई आपसे नहीं पूछ रहा है यार, ठीक है, कि नीट में कोई पूछे भाई डिफाइन इनर्शिया, ठीक है, कोई नहीं पूछ रही। ये सब चीजें चैप्टर से पहले, ये सब चीजें जो है प्लॉटिंग में जरूर बकैती में बोलता हूं मैं तो इसको। ठीक है, जेई बैचेस में, ड्रॉपर बैच में तो इतना भी बात नहीं करते, तुम्हारे बैच में कर लेता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें कोई नहीं पूछ रहा, तुझसे बता दे इनर्शिया को डिफाइन करते क्या होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट ए प्रॉपर्टी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहिए, कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहना चाहिए इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। इसी चाहत की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। और उसी प्रकार से कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहिए, और घूम रही है तो घूमती रहना चाहिए। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रोटेशन मोशन में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे पंखा होता है, जैसे पंखा होता है, पंखा अगर घूम रहा है तो घूमता, अगर पंखा घूम रहा है, मान के चल पंखा चल रहा है तो स्विच बंद कर दे, एकदम ऐसे थोड़ा ना कि चले एकदम रुक गया, नहीं। पंखा अगर घूम रहा है तो घूमता रहना चाहता है वो तो एयर रेसिस्टेंस उसको स्लो डाउन करता है। अगर एयर रेसिस्टेंस ना हो तो जिंदगी भर वो घूमता रहे। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो देखेंगे रोटेशन में। अभी तो पकड़ इनर्शिया। तो सर इनर्शिया का सर मेजरमेंट वगैरह कैसे करते हैं? मतलब मेजरमेंट वगैरह नहीं करते, मगर हाँ, किसी दो बॉडी को अगर मुझे कंपेयर करना हो कि किसके अंदर ये प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो हम वो बताते हैं मास से, कि जिसका मास ज्यादा होगा उसके अंदर ये चाहत की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। हमारी बात समझ? जिसके अंदर मास ज्यादा होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। हम ये बोल देंगे एक बंदा 1 kg का, एक बंदा 50 kg का, इसका मतलब 50 kg वाले बंदे के अंदर जो चाहत होगी ना, वो क्या होगी मेरे भाई? ज्यादा होगी। क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? ठीक है भाई साहब, ओके। फिर इसके बाद सब फोर्स आ गया, इनर्शिया आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो देख ले भाई साहब, ओके, फोर्स आ गया, इनर्शिया आ गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फोर्स आ गया, इनर्शिया आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो मैं अगर इसके बाद अगर देखूं डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना, इट इज टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज। टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज, कि कोई बॉडी नहीं चाहती कि उसके अंदर कुछ भी चेंज आए।
हमारी बात समझ में? वो चाहती है कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू विच ए बॉडी वांट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये वही बात होगी जो मैंने आपको बोला कि बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगी, और भाई साहब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के में ही कांस्टेंट वेलोसिटी में ही मूव करती रहना चाहेगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो मोशन कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। इसलिए टर्म मैंने स्ट्रेट लाइन भी यूज कर लिया, इसलिए टर्म मैंने स्ट्रेट लाइन यूज कर लिया। कोई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहना चाहती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही चलती रहना चाहेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बात हो गया। क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट तो डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन बात हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली ये नहीं लिखना चाहिए, मास इज द सो के, ठीक है, मेजरमेंट तो नहीं करते हम लोग, बेसिकली हम कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। तो मास से हम लोग बेसिकली इनर्शिया की प्रॉपर्टी के बारे में हम फील ले लेते हैं कि किसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी जाता है। तो आप चाहो तो ये मेजरमेंट बट यूज मत कर लेना, ठीक है। तो मास से हम आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। हम ये बोल देंगे भैया जिसके अंदर मास ज्यादा होगा, जिसके अंदर मास ज्यादा होगा उसके अंदर जो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है, जो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी मेरे भाई? ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं फोर्स की कहानी। फोर्स की कहानी बेटा मैंने आपको यहां पे सारी बातें बताई दी है। फोर्स को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स। जस्ट इसको घर पे जाके लिख लीजिएगा, जस्ट इसको घर पे जाके एज इट इज लिख लीजिएगा। सर हम लोगों ने बहुत सोचा दुनिया भर में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो पता चला भिन्न भिन्न प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। टेंशन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, हमारी बात समझ में, एमजी फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो है विस्कस फोर्स लग रहा है, पता ना कैसे कैसे फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, लोरेंज फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, फलाना ढिंगाना, 50 तरह के फोर्स लग रहे हैं। फिर हमने सब कुछ सोचा और फिर हमने फोर्स की 4 कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी में है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में आते हैं तुम्हारे केवल 2 फोर्स, mg या फिर g m1m2/r²। क्लियर है? ठीक है। दूसरा है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में तुम्हारे सारे फोर्स आ जाते हैं बस न्यूक्लियर फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के। जितने भी फोर्स पड़े, तुम्हारे टेंशन फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ये सब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर रखे, क्योंकि ये फोर्सेस तभी लगते हैं जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। जब हर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। जैसे हमने जब नॉर्मल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि भाई साहब जो है कि नॉर्मल क्यों लग रहा है, तो फिर तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, बेसिकली जब टेंशन फोर्स बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेसिकली इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने इन सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी के अंदर सोच समझ के डाल दिया। ठीक है भाई साहब। अगला इसके बाद फिर आपका आता है तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं है, तो इसके बारे में टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फोर्स, थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो भी 6-7 पॉइंट पढ़ते हैं उसमें, तो इसके बारे में हम चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो बस ये समझेंगे देयर आर 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। क्या हमको बैठ के रटना है क्या बायोलॉजी की तरह? बिल्कुल नहीं रटना है। क्या अपन को ऐसा रटना है कि व्हाट आर द 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ द फोर्स, पहला ये होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस पढ़ो, निकल यहां से, पढ़ो, निकल यहां से। अरे बात समझ में? पढ़ो, निकल यहां से। प्लीज बायोलॉजी की तरह इसको दिमाग में रखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। इसके बाद फिर न्यूटन ने अपन को 3 लॉ दिए। बस मैं 5 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूं। अरे बात समझ में? ठीक है भैया। पहला लॉ उन्होंने बोला कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सॉरी, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट बोला, मैं सही स्टेटमेंट बोलता हूं। कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। लेकिन इसी डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूं, मैं ऐसे बोलूं, सर कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, मैंने कहा हाँ भाई साहब कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, मैंने कहा ठीक है, तो वो रेस्ट पर रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अरे बात समझ में? उसी प्रकार से अगर कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ दौड़ रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही दौड़ती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल पुश और पुल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी डेफिनेशन इनर्शिया की डेफिनेशन से मैच कर रही है काफी ज्यादा, इसलिए इसको बोलते थे लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, बोले हाँ भाई तो रेस्ट पर रहना चाहिए, ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। बोले कब तक रेस्ट पर रहेगी? बोले जब तक तो उसको थप्पड़ ना मारे, जब तक तो उस पर फोर्स लगा। जैसे तूने जो फोर्स लगाया देख मूव करना शुरू हो गई। जैसे तूने देख अभी तो रेस्ट पर आई, मैं इसको पकड़ के आगे ले जाऊं तो मूव करना शुरू हो गया। तो बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको बताता है कि फोर्स की आवश्यकता क्यों है। कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, आपको उसको मूव कराना है तो आपको इनिशियली फोर्स लगाना पड़ेगा।
वरना वो जिंदगी भर रेस्ट पर रहेगी। शुरू में तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा आपको। अरे बात सुनो, या कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहना चाहती है। इसलिए अगर आपको उसको रोकना है, आपको उसको स्लो डाउन करना है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये बात बोलता है कि भाई साहब फोर्स की जरूरत क्यों है। फिर आए न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है कि कितने फोर्स की जरूरत है। देखिए कायदे में तीनों जो लॉ हैं, ये ऐसा बोला जाता है कि गैलीलियो ने समझाने की कोशिश की थी लोगों को, तो लोगों को तीनों लॉ समझ में नहीं आए थे। फिर गैलीलियो जो चले गए थे, उनके बाद आए फिर न्यूटन। ठीक है, फिर न्यूटन ने इन तीनों लॉ को बड़े अच्छे तरीके से, प्रॉपर बढ़िया अरेंजमेंट तरीके, बहुत आसान भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करी, और लोगों को समझ में आ गया। तो फर्स्ट लॉ तो ये था कि भाई साहब कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मैंने कहा ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये बात बोलता है कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी किसी पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। F इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं होता है, F इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ का मॉडिफाइड वर्जन होता है। कोई अगर बोल रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, F इक्वल टू एम ए, बिल्कुल नहीं। अरे बात न्यूटन का सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए नहीं बोलोगे, आप बोलोगे न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम कितनी देर में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। अरे बात समझ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज योर न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है सर। और सर मोमेंटम क्या होता है मेरे भाई? मैंने कहा मेरे भाई मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। बोले बिल्कुल सही बात है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मैंने कहा अब क्या करें? मैंने कहा अब ऐसा लिख दूं इसको मैं, देख यू इंटू बी मेथड है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये तुम्हारा क्या निकल आ गया? ये तुम्हारा न्यूटन का सेकेंड लॉ आ गया। अभी तक तो न्यूटन का सेकेंड लॉ चल रहा है। अब अगर मैं ऐसा कह दूं आपसे कि इफ मास इज कांस्टेंट, मतलब मास तुम्हारा कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा, पार्टिकल का मास कुछ भी कर ले उसके साथ, उसको थप्पड़ मार दे, भगा दे, उठा दे, गिरा दे, पटक दे, ठीक है, कुछ भी कर दे, उसका मास चेंज नहीं हो रहा। अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो क्या डीएम बाई डी टी में आपसे कह दूं कि भाई साहब डीएम बाई डी टी जीरो हो जाएगा? मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। बोले ठीक है सर। तो एफ की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? बोले एम इंटू डीबी बाई डी टी, और डीबी बाई डी टी को बाई डेफिनेशन हमने क्या लिख रखा है? एक्सेलरेशन। तो एफ इक्वल टू एम ए इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ तो ये है। हाँ, अगर मास कांस्टेंट है तो फिर तुम आप एफ इक्वल टू एम ए लगा सकते हो। इसका मतलब एफ इक्वल टू एम ए आप हर जगह नहीं लगा सकते। रॉकेट प्रोपल्शन वाले केस में अगर रॉकेट ऊपर उड़ रहा है तो वहां एफ इक्वल टू एम ए लगाना गंदी बात। बोले क्यों गंदी बात? अरे यार ऊपर की तरफ जा रहा है रॉकेट, ठीक है, उसका ईंधन खत्म हो रहा है, उसका जो है जो भी केरोसिन है उसके अंदर वो खत्म हो रहा है, तो वो धुआं, उसका वो केरोसिन जल के धुआं निकल रहा है, धुआं लग रहा है, धुआं बाहर निकल रहा है, तो रॉकेट का मास लगातार कम होता जा रहा है। और जब रॉकेट का मास लगातार कम होता जा रहा है तो मास तुम्हारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, मास कांस्टेंट नहीं रहा। तो वहां पर एफ इक्वल टू एम ए मत लगा देना। मैं तेरे सामने एक केस ऐसा दे दूं, मैं आपसे कह दूं भाई साहब ये ट्रॉली है, और ट्रॉली में क्या हो रहा है? यहाँ पर ट्रॉली में क्या हो रहा है? यहाँ पर बारिश की बूंदे गिर रही, टपाटप टपाटप टपाटप, ठीक है, और मैं आगे लगा दूं भैया एफ फोर्स, तो यहां एफ इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते आप लोग। अगर आप यहां एफ इक्वल टू एम ए लगाओगे सवाल गलत हो जाएगा, नहीं लगा सकते एफ इक्वल टू एम ए। अरे बस मैं आपसे कह दूं भाई साहब एक ट्रॉली है, बारिश गिर रही है, आगे आपने सपोज फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, और मैं आपसे कहता अबे चल जा, 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने, अब मैं कहूं बताओ इसका एक्सेलरेशन तो एफ इक्वल टू एम ए मत लगा देना गलती से भी। क्यों? क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए तो मेरे भाई हम ये तभी लगा सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए तो तभी लगा सकते हैं जब मास क्या होना चाहिए? जब मास क्या होना चाहिए? जब मास क्या होना चाहिए? जब मास कांस्टेंट होना चाहिए। अगर बारिश पड़ रही है तो बारिश बहुत सारी पानी जो है, बारिश का पानी ट्रॉली में इकट्ठा होता चला जा रहा है, इकट्ठा होता चला जा रहा है, तो ट्रॉली का मास लगातार आपका बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब यहां पर एफ इक्वल टू एम ए हम लोग नहीं लगा सकते। और उसके बाद आता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि सर हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप कोई फोर्स लगाओगे, ए ने बी पर फोर्स लगाया एफ, तो बी भी वापस ए पर फोर्स लगाएगा एफ, उसी टाइम पर, सेम नेचर का, इक्वल एंड अपोजिट। ये नहीं 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद फोर्स लग रहा है, नहीं। अगर ए ने बी पर फोर्स लगाया एफ, तो बी भी वापस ए पर फोर्स लगाएगा एफ, उतना ही फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, सेम नेचर का फोर्स लगाएगा। आरी बात समझ में? तो ये है तेरा न्यूटन थर्ड लॉ। मैं अपनी क्लास अब यहीं पे छोड़ता हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी, उसको मूव कराना है तो फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। दैट मींस न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि फोर्स की आवश्यकता क्यों है।
और न्यूटन सेकंड लॉ हमको बताता है कि इतना मोमेंटम चेंज करना है इतनी देर में तो इतने फोर्स की आवश्यकता है। दैट मींस न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कितने फोर्स की आवश्यकता है, और न्यूटन थर्ड लॉ हमको बताता है कि अगर इतना फोर्स लगाओगे तो क्या होगा। पहला लॉ क्या बताता है, फोर्स की आवश्यकता क्यों है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, कितने फोर्स की आवश्यकता है। और तीसरा लॉ क्या बोलता है, बोले इतना फोर्स लगाओगे तो क्या होगा। क्या होगा का मतलब आपने उस पर लगाया तो वो भी तो आप पे लगाएगा ना। तो उसके बाद की जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में। आपकी अगली क्लास है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं कल की क्लास में। मचाते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सवाल चैप्टर। बेटा बहुत मजेदार चैप्टर है, बिलीव मी। जो दिशा में दिखाऊं बस उस दिशा को फॉलो करते जाना। चाहे तेरे एचसीबी के सवाल हो, चाहे तेरे मेंस के सवाल हो, चाहे एडवांस के सवाल हो, वे ऐसे बनेंगे। सबसे मुश्किल चैप्टर अगर कोई था तो काइनेमेटिक्स था। इसके बाद सारी चीजें बेटा तू देखना बहुत आसान लगेंगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अपना ध्यान रखिए। मजा आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। टेक केयर।